नमस्कार। रूबरू थिएटर ग्रुप की तरफ से शख्सियत के इस अंक में आज जो शख्सियत हमारे साथ हैं, लद्दाख से ताल्लुक़ रखते हैं, मल्टी टैलेंटेड हैं, बेहतरीन अदाकार, रागकर्मी, संगीत से जुड़े हुए संगीतकार, नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा से जिनका ताल्लुक़ रहा है, कोरियोग्राफर हैं, कंपोज़र हैं और संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित हैं। स्वागत करती हूँ मिथिम औरसल जी का। जुले 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 आदाब जुले जुले आदाब नमस्कार सभी हमारे रूबरू थिएटर ऑनलाइन ग्रुप के जितने भी सामाइन हैं उन सबको हम दोनों की तरफ से आपकी पूरी टीम की तरफ से खुशामदीद करते हैं और आपको बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। बहुत-बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ जुड़ने के लिए और रूबरू के इस मंच पर आने के लिए। और मैं इतना प्राउड फ़ील कर रही हूँ कि पहले तो लद्दाख हमारी ही स्टेट थी, जेएनके का स्टेट थी और अब तो जेएनके खुद यूटी हो गई है ना, बट स्टिल आई एम फीलिंग सो प्राउड कि हम उसी स्टेट से बिलॉन्ग करते हैं। और जी जैसा कि हमारे इस शो का फॉर्मेट रहा है कि ये आजकल जैसे मुश्किल वक़्त चल रहा है, जो हमारी सेलिब्रिटीज़ हमारे साथ जुड़ती हैं, उनकी ज़िंदगी का जो इंस्पिरेशन है, जर्नी है उनकी कला के क्षेत्र की, उससे हमारे यंग परफॉर्मर्स इंस्पायर हों। तो आपसे मैं सबसे पहले यही गुज़ारिश करूँगी कि आपकी जो कला के क्षेत्र की जर्नी है, वो आप हमसे साझा कीजिए। किस तरह की मुश्किलात आई, किस तरह से आपने उनका सामना किया और इस मकाम पर पहुँचे? जी काजल जी शुरू करने से पहले इस गुफ्तगू को शुरू करने से पहले मैं आपसे एक सवाल करना चाहता हूँ कि जी सर। मुझे कैसे याद किया? क्योंकि आपके इस प्रोग्राम में इतने सारे बैनुल-अक़वामी तौर पे सतह पे और ये मुल्की सतह पर इतनी शख्सियतों को आप ले आते हो और उसमें एक शख्स को ले आना और मुझे समझ सर में नहीं आ रहा कि कैसे एक देखिए क्योंकि लद्दाख जो है एक मतलब कट ऑफ रहता था हमेशा और ये जी, ऊंचे-ऊंचे पहाड़ों के बीच हम बसते हैं, यकबस्ता दरिया है, सर्वफलक चोटियाँ हैं, दुश्वार गुज़र दर्रे हैं। तो इस बीच में एक थिएटर करने वाले को कैसे आप याद किए? जबकि मैं तो सबका मतलब वो करता हूँ मतलब बाखबर हूँ मैं लेकिन मुझे मतलब ये यकीन नहीं हो कि आपने कैसे मैं याद ज़रूर याद ये किया? कहना चाहूँगी, मैं सभी को ये कहना चाहूँगी, आप खुद में एक इंस्पिरेशन हैं। इतना काम कर रहे हैं आप लद्दाख में और इतना कुछ आपने हासिल किया है, संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित, जेएनके स्टेट अवार्ड से आपको सम्मानित किया गया। उसके बाद आप लद्दाख में फ़ोक थिएटर को लेकर काम कर रहे हैं, लद्दाख में थिएटर को लेकर काम कर रहे हैं, जहाँ थिएटर करना बहुत मुश्किल है क्योंकि वहाँ पे इतनी सहूलियात नहीं है और उन मुश्किलात के बावजूद आप लद्दाख में काम कर रहे हो। इससे बढ़कर क्या बात हो सकती है कि जो रियल थिएटरिस्ट होता है उसके इतनी मुश्किलों के साथ-साथ काम करना इट्स अ बिग थिंग एंड आई एम सो प्राउड ऑफ इट कि मैं हम लोग एक ही स्टेट से बिलॉन्ग करते रहे हैं। आई एम सो प्राउड ऑफ इट। जी सर। जी काजल जी, सही फरमाया, शुक्रिया, शुक्रिया, ज़रा नवाज़ी है आपकी। तो सफ़र जो है वो हर एक इंसान जब इंसान पैदा होता है तो सफ़र शुरू है, लेकिन जी वो सर। किस मंज़िल की तरफ जाते हैं ये एक सवाल है। अब उस मंज़िल को पाने के लिए सफ़र जो है वो अ, आसान नहीं होता है, कोई किसी किसी मंज़िल को पाने के लिए। तो हम इंसान हैं और इंसान से भी कोई तो अशरफुल मखलूक़ात कहते हैं इसको, अशरफुल मखलूक़ात है तो हमारी जो वो मंज़िल है, तो वो मंज़िल जो है वो आराम से नहीं मिलता, आसानी से नहीं मिलता है। जब सफ़र में पड़ाव कुछ आता है, खूबसूरत पड़ाव आता है तो हम सोचते हैं कि यही मंज़िल है, तो हम रुक जाते हैं और वहीं खुश हो जाते हैं। लेकिन एक कलाकार के लिए उसका जो मंज़िल है वो बहुत ही मुश्किल होता है और उसको पाने के लिए आपको बहुत कुछ कुर्बान करना होता है, बहुत कुछ बिल्कुल। मेहनत करनी होती है क्योंकि तब जाके आप एक कला जो है एक ये कोई एक ऐसी चीज़ है जो अ, आसानी से नहीं मिलती हैं और ये ख़त्म नहीं होने वाली चीज़ है। साधना कोई है, ये नहीं साधना है। ये जी, ये साधना है, इसमें वो है। तो मेरा जो सफ़र है, हर किसी की तरह वही है, लेकिन मेरा बचपन जो है वो इन्हीं अ लोकगीत, लोक संगीत के साथ वाबस्ता रहा क्योंकि लद्दाख आपको पता है लद्दाख इज़ नोन बाय इट्स कल्चर तो यहाँ जी, के जो लोग विरसे हैं, यहाँ के सकाफ़त है, यहाँ का तमद्दुन है, यहाँ के जो रहन-सहन है, ये कल्चरली वेरी रिच लद्दाख बहुत
अमीर है इसमें, और मुझे खुशी है कि मैं इस लद्दाख में पैदा हुआ हूँ। और हमारे कल्चर में सबसे एक अहम बात ये है कि यहाँ पहले लोग मुहज़्ज़िब थे, लोग जी, बहुत अच्छे थे, लोग झूठ नहीं बोलते थे, चोरी नहीं होता था। मतलब लोगों की जो कल्चर से वाबस्ता जो चीज़ें थी वो सब बहुत ही ओरिजिनल था, अपना ही था, अपने सरज़मीं के मुताबिक, यहाँ के एटमॉस्फेयर के मुताबिक सब कुछ अपना ही था। तो कल्चरली रिच, और इस जगह पे पैदा हुआ, वहाँ से सफ़र शुरू हुआ। तो बचपन में तो हर कोई करते हैं, ड्रामा करते हैं, ड्रामा कर जी। स्कूल में भी ड्रामा करते हैं, कॉलेज में ड्रामा करते हैं, लेकिन थिएटर की बात जो है मुझे बहुत देर में समझ में आई, बहुत देर के बाद थिएटर को सुना, थिएटर को समझने की कोशिश की। मेरी खुशकिस्मती ये रही काजल जी कि 1971 में मुझे नौकरी मिली। 1971 की बात है, जब नौकरी मिली भी तो जे.एंड.के एकेडमी फॉर आर्ट कल्चर लैंग्वेजेस में। तो ये मेरे लिए एक बहुत बड़ी चीज़ थी, और जो ही मैंने वो जॉइनिंग रिपोर्ट दी, एक टेबल दिया गया, कुर्सी दी गई, तो मेरा बॉस श्री सोनम याकूब जी थे, वो उस समय, उससे पहले जो है वो रेडियो कश्मीर श्रीनगर से लद्दाखी न्यूज़ पढ़ते थे, बहुत ही नेक इंसान। मेरी खुशकिस्मती कि मेरा बॉस जो बहुत नेक इंसान था, वो एक-एक पाई का हिसाब रखते थे, गवर्नमेंट के एक-एक पाई का हिसाब रखते थे। तो चीज़ें डिसिप्लिन आदमी थे, तो उसके अंडर काम करने का मौका मिला, और एक चपरासी, हम 3 मिलकर के एक दफ्तर चलाता था। तो धीरे-धीरे फाइलें आने लगी, काम मिलने लगा, तो कलाकारों के साथ काम करने का मौका मिला, लोक संगीत के साथ, लोकगीतों के साथ, लोक नृत्य के साथ। तो बहुत कुछ सीखने को मिला कल्चर के बारे में। फिर क्या हुआ कि सीखते-सीखते इसमें मतलब टेस्ट मुझे डेवलप हुआ, और 1977 में एक टूर लग गया, कल्चरल टूर। ये मेरी ज़िंदगी का पहला टूर रहा। तो उसमें मेरे मिसेज़ भी साथ थी, वो रेडियो में काम करती हैं, और वो डांसर, अच्छी डांसर है, वो लीड करती थी डांस। तो वो थी, मैं और एक ट्रूप के साथ हम पहली बार जहाज़ से निकल पड़े टूर के लिए, कल्चरल टूर के लिए, आउट ऑफ लद्दाख। ये तो एक बहुत बड़ी चीज़ थी हमारे लिए। उस समय तो ये सिविल एयरलाइंस नहीं होती थी। तो आर्मी का एक जहाज़ चलता था, उसमें हमें ले गया, तो जहाज़ भी अच्छा लगा, उड़ने लगे हम। तो वो अम्बाला में हमें उतारा, और उसके बाद जम्मू हमने जॉइन किया, फिर श्रीनगर वाले भी आए, जम्मू, श्रीनगर, लद्दाख मिल करके हम यूपी गए, बिहार गए, फिर वेस्ट बंगाल गए। तो मैंने तो ये देखा कि अरे दुनिया तो बहुत बड़ी है। पहले तो लद्दाख में ही था मेरी दुनिया जो है ना। उसके बाद अब 3 स्टेट देखा, 3 स्टेट के कलाकारों को देखा, उनके परफॉर्मेंस को देखा, तो मेरा विज़न बहुत बढ़ गया। मेरे आँखें खुलने लगी। मैंने कहा यार ये तो क्या हो रहा है, ये तो बहुत बड़ी चीज़ है। कल्चर जो है ना बड़ी चीज़ है। मैं तो सोचता था अपना ही कल्चर बहुत बढ़िया है, यहाँ तो बहुत कुछ देखने को मिल रहा है, कलाकारों को देख, बड़े-बड़े कलाकार थे, सिंगर थे, डांसर थे। और कलकत्ता में तो हमें एक होटल में रखा गया, द ग्रेट ईस्टर्न होटल। अरे इतना बड़ा होटल था कि ज़िंदगी में देखा ही नहीं। वहाँ मतलब सब कुछ था, मतलब ये सब एक्सपीरियंस हुआ कि एकदम से झटके में ही बहुत कुछ एक्सपीरियंस करने को मिला। फिर उसके बाद काजल जी क्या हुआ कि धीरे-धीरे एकेडमी के साथ बाकी जितने भी हमारे नेशनल एकेडमीज़ हैं, साहित्य कला एकेडमी है, ललित कला एकेडमी, संगीत नाटक एकेडमी है, बाकी दूसरे ज़ोनल कल्चरल्स, उनके साथ एकेडमी का वो रहता था, संबंध रहता था, तो बहुत कुछ सीखने को मिला, बहुत कुछ पढ़ने को, देखने को मिला। तो मैं मेरी किस्मत जो है ना वो और खुल गई कि हाँ यार, एक खुशकिस्मत ये रही कि मुझे उस समय नौकरी लद्दाख के कल्चर को या भारत के कल्चर को देखने के लिए, इसको डेवलप करना, इसकी देखभाल करने को नौकरी मिली, तो ये मेरी खुशकिस्मती है। कि अगर किसी दूसरी जगह मुझे नौकरी मिल जाती जहाँ पैसे की लेन-देन हो, खाने-पीने की लेन-देन हो, चाय-पानी की लेन-देन हो, टेबल के ऊपर से, टेबल के नीचे से, दाएँ से, बाएँ से बात करनी हो, तो मेरी ज़िंदगी खराब हो जाती। तो यही यही मेरी खुशकिस्मती की एकेडमी, जहाँ कलाओं के साथ, कलाकारों के साथ काम करने का मौका मिला। ये बहुत बड़ी बात थी, ये शुरुआत है, मेरा एक फर्स्ट स्टेज ये रहा। उसके बाद हुँ, काजल जी काफ़ी काम करता रहा एकेडमी में,
उसके बाद तो क्या होता था कि बहुत सारे वो लेटर्स आते थे, जैसे कि नेशनल एकेडमी से एक बार एनएसडी से एक एडवर्टाइजमेंट आई दफ्तर में कि तो बड़ा फाइल में पढ़ा, तो उसमें लिखा था कि एडवर्टाइजमेंट है कि वो आपको कैंडिडेट सिलेक्ट किया जाएगा। अब पता नहीं था एनएसडी क्या होता है, तो शौक था, ड्रामे का ही शौक था, तो उसमें थिएटर लिखा। अब मैंने सोचा थिएटर क्या है, ड्रामा तो करते हैं, चलो थिएटर क्या है। तो थिएटर तो बड़ा सब्जेक्ट रहा। अब ये मेरे पहुंच से बाहर थी कि लद्दाखी आदमी को थिएटर के बारे में। तो फिर मैंने क्या किया, तो पढ़ना शुरू किया मैंने। जब भी दिल्ली जाता हूँ, इधर उधर टूर पे जाता हूँ, किताबें लाया, थिएटर के बारे में पढ़ना शुरू किया। साल तो मैंने पढ़ लिया थिएटर के बारे में, बुक्स पढ़े, प्लेस पढ़े मैंने, वर्ल्ड थिएटर के बारे में, संस्कृत थिएटर के बारे में। तो मुझे थोड़ा ज्ञान हासिल हुआ कि ये तो बहुत ही सुंदर कला है, इसमें सब कुछ है, इसमें जितने भी कला है, विजुअल आर्ट्स जितने भी है, जितने भी परफॉर्मिंग आर्ट्स है, थिएटर में ही है। ये तो बहुत रिच है, दुनिया का सबसे कला है ये, रिच रिच कला है, आर्ट है। तो नेक्स्ट टाइम क्या हुआ कि उस समय आपको भी पता होगा कि एकेडमी के जो सेक्रेटरी थे मोहम्मद यूसुफ टैंक साहब थे। तो उनके अंडर में मैं काम करता था। उन्होंने मुझे बहुत एनकरेज किया, उन्होंने कहा उत्सल जाओ, तुम जाके ट्राई करो, एनएसडी में कोशिश करो। तो कोशिश की, उनकी दुआ, बाकी लोगों की भी दुआ, घर से भी मुझे बहुत वो मिला, एनकरेजमेंट मिली। तो एनएसडी देखिए काजल जी, एक लद्दाखी जिसने कभी बड़े डायरेक्टर के साथ काम नहीं किया, मेरा किसी के साथ ना थिएटर वालों के साथ उठना बैठना था, लेकिन शौक था थिएटर को पढ़ने का, तो सिलेक्ट हो गया। मैं तो हैरान रह गया कि हैरान हुए कि किस तरह मैं सिलेक्ट हुआ हूँ। सिलेक्ट हो गया तो वहाँ कारण जी जैसे गुरु थे, वो डायरेक्टर थे उस वक्त, वी कारण साहब। तो उनके छत्र छाया में पढ़ना शुरू किया। ये यहाँ तक का सफर, ये अब मेरा गोल्डन पीरियड रहा। क्या बात तो है। जी जी, तो देखिए उस समय कौन कौन से गुरु थे हमारे। वी कारण जी थे, राम गोपाल बजाज जी थे, अंकुर जी थे, प्रीता गंगोली जी, हमारे सुधीर कुलकर्णी जी, बीएम शाह साहब, तरसिम लाल जी, इतने अच्छे अच्छे, कीर्ति जैन जी। तो इतने अच्छे अच्छे गुरुओं ने बहुत प्यार के साथ पढ़ाया लिखाया। और मेरे जो बैच के 82 बैच के जो मेरे दोस्त थे 25, अनफॉर्चुनेटली उसमें से एक वफात कर गए, स्वामी। अ, तो बाकी जितने भी मेरे साथी थे, जैसे कि वीरेंद्र सक्सेना है, अनामिका जी हैं, मेरे हेमा सिंह, हिमानी हिमानी शिवपुरी, आपके ये अशोक बांटिया, ब्रिजमोहन व्यास, ये बानी शरद जोशी, और बांग्लादेश से हमारे थे बारूद्दीन और गुलाम मियाँ सरवार बांग्लादेश। और वहाँ क्या नाम है आपके, मॉरिशस से राजकिरण बम्मा थे, और कार्तिक अवस्थी, और पंजाब से आपके चंद्र मोहन थे। और इतने सारे अच्छे अच्छे थे, और उनको मैं कभी नहीं भूल सकता, मेरे गुरु और मेरे अपने साथियों को कभी नहीं भूल सकता, क्योंकि बहुत मुझे उन्होंने हौसला दी, हिम्मत दी और मुझे साथ दिया। मुझे एक वो याद आ रहा था किस्सा, एक मतलब वाकई याद आ रहा है कि जब मैं फर्स्ट ईयर में था, लद्दाख तो एक ठंड ठंड जगह है, और दिल्ली में रहना है, दिल्ली में गर्मी है। और देखिए वहाँ तो क्लासेस ऐसे लगते थे कि आपको सुबह सवेर से लेकर रात के 12-1 बजे तक आपको काम करना है, प्रोडक्शन के टाइम तो बहुत काम करना है। और क्लासेस बहुत हेवी लगा मुझे, क्योंकि मैं बिल्कुल नया था इस फील्ड में। तो पढ़ते पढ़ते रात हो जाते हैं, 1-2 बज जाते हैं, कभी 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 11-12 बजे, नींद आती है, गर्मी है, नींद आती है। तो मेरे दोस्त वीरू, वीरेंद्र सक्सेना, वीरू मेरे सामने होता था। वीरू मेरे को अपने मेरे बाल से खींच देते थे और उठो चल पढ़ो। और मतलब इस तरह के मेरे दोस्त थे, मेरे बेस्ट थे, ऐसे करके मुझे मतलब फाइनल तक पहुंचा दिया। और इतनी मेहनत करनी पड़ी, इतनी मेहनत पड़ी। फर्स्ट ईयर में कभी कैसा ऐसा लगा मुझे एक बार कि मैं वापस जाऊं घर। और मैंने उस समय तो चिट्ठी लिखते थे, फोन वोन नहीं था। चिट्ठी लिखा मैंने घर, मिसिस को चिट्ठी लिखा कि मैं वापस आ रहा हूँ, अब मैं नहीं कर पाऊंगा।
तो घर से जवाब आया कि चिट्ठी हफ्ते हफ्ते 2 दिन बाद कि इतने जाते समय लद्दाख की लोगों ने खदक पहना के पार्टी दे करके आपको मतलब रवाना किया ले से कि ट्रेनिंग कर रहा हो, एक्टिंग का ट्रेनिंग कर रहा हो, डायरेक्शन ट्रेनिंग कर रहा हो, अब बिना उसको कंप्लीट किए वापस नहीं आना है, अगर आना है तो फिर छोड़ना है तो यहाँ नहीं आना है। तो बस ठान ली तो बस वहाँ से कंप्लीट करके ही वापस आया। उसके बाद मेरा सबसे अहम अहम दिन वो था जब पास आउट हुए और हमें जाना था स्कूल छोड़ के अपने अपनी जगह। दोस्तों ने कहा चलो उत्सल तुमको हम बॉम्बे ले चलते हैं। उस समय कास्टिंग भी बहुत हो रहा था। तो मैंने कहा नहीं यार बॉम्बे क्या जाना है, चलो बॉम्बे चलते हैं, हम ट्राई करते हैं, मेहनत करते हैं। तो मुझे उस समय मेरे गुरुजी की बात याद आई, हिदायत जो है उन्होंने दी थी करण जी ने। करण जी ने एक दिन मुझे बोला था उत्सल तुम अपने पहाड़ों में वापस जाओ। उनको क्या पता था कि वो लद्दाख में कोई थिएटर नहीं है। उन्होंने कहा कि उत्सल तुम इधर उधर मत भटकने की कोशिश करो, तुम वापस अपने लद्दाख जाओ, उन पहाड़ों में जाके इस कला की खिदमत करो, इसको वहाँ इस कला को पैदा करो, थिएटर को वहाँ डेवलप करो। और वो बात जो है ना गुरु जी की बात है कारण जी की, वो तो अभी भी गूंज रहा है मेरे कानों में। तो वापस आया काजल जी, वापस आने के बाद फिर एकेडमी ज्वाइन किया। एकेडमी ज्वाइन करने के बाद फिर थिएटर शुरू की मैंने 95 में। फिर मैंने एक ग्रुप खोला लद्दाख थिएटर ऑर्गेनाइजेशन करके। फिर कंटिन्यूअसली अब तक अभी तक चल रहा है, मेरा थिएटर चल रहा है, स्ट्रगल कर रहा हूँ। ये एक सफर है, जिंदगी की क्या एक बात सफर है जी। क्या बात। आपने जैसे आपने कहा कि आपका रंगमंच का सफर लद्दाख में चल रहा है, जबकि लद्दाख में बहुत मुश्किलात होती हैं, खास तौर पे सर्दियों में तो पानी तक वहाँ जम जाता है, इतना मुश्किल हालात रहते हैं जी लद्दाख में। जी तो जी आपने कई नाटक किए लद्दाख में, तो मैं लद्दाख का जैसे फोक है बहुत रिच है, तो मैं आपसे लद्दाख की फोक के बारे में जी जानना चाहूँ, लद्दाख का जो फोक थिएटर है उसके बारे में जी। जानना चाहूँ। यहाँ उम, लद्दाखी कल्चर में ड्रामे का एक हिस्सा है, लेकिन ड्रामा इतना डेवलप नहीं हुआ है लद्दाख में। बाकी जितने भी कलाएं हैं, जितने भी नॉलेजेस है, हम इसको 10 साइंसेस ऑफ नॉलेज बोलते हैं जिग्नर्सचू जी लद्दाखी जी कल्चर में, जिसमें लॉजिक से लेकर के मेडिसिन, आपके पोइट्री, आप जितने भी जी ये आर्ट्स हैं वो बहुत डेवलप हुए, लेकिन थिएटर डेवलप नहीं हुआ शुरू से। तिब्बत में डेवलप हुआ है। तिब्बत में थंगतोंग यल्पो जो महासिद्धा थे, उन्होंने, मैं उनके नक्श कदम पे चलता हूँ, उन्होंने जातक कथाओं को पेंटिंग पेंटिंग करके उसको एलोबरेट करके डांस करके नरेट करके प्ले करते थे, स्ट्रीट स्ट्रीट प्ले करते थे। क्या बात। तो वो बहुत ही मकबूल रहा। और उस टाइम पे बहुत पुराने ज़माने में उन्होंने 108 आयरन ब्रिजेस बनाए इनकम पे, जितने भी थिएटर की इनकम पे, तिब्बत में आने जाने के लोगों की सहूलियत के लिए। तो वो उस तरह के जो फोक थिएटर है जिसे हम मनेपा कहते हैं, वो मनेपा जो फोक फॉर्म है लद्दाख में काफ़ी वो रहा, शुरू में बहुत ही मकबूल रहा। उसके बाद लोगों ने उससे एक्सेप्ट नहीं किया और वो लुप्त हो गया वो आर्ट। और अचीलमो करके तिब्बत से एक फोक थिएटर फॉर्म आया, वो भी लद्दाख में इतना टिक नहीं पाया, क्योंकि आपको पता है कि लोक कलाएं तब वजूद में आता है जब उससे लोग उसे पसंद करें, लोग उसको एक्सेप्ट बिल्कुल। करें। तो वो जी लोक संगीत, लोक नृत्य, लोक गीत बन जाता है, लोक नाट्य बन जाता है। तो अभी जो यहाँ के जो लोक फोक थिएटर है, जो जातक कथाएं हैं, जो थाउजेंड्स एंड थाउजेंड जो भगवान बुद्ध के जो कथाएं हैं जातक, उनको पहले भी, मेरे से पहले भी जो ड्रामे खेलते थे वो ड्रामे खेला करते थे जातक कथाओं को लेकर। तो वो एक फोक फॉर्म रहा है लद्दाख का। उसके अलावा जो लोसर, आपको पता है लद्दाख में लोसर मनाया जाता है। लोसर नया नया साल साल। जो नया साल। है जी। लोसर में हर गांव में आपो आपी करके, अल्लामा जोगी करके ये कुछ कैरेक्टर्स पोर्ट्रे करते हैं, जिससे ये मुझे नजर आया कि जो बुरी आत्माएं हैं, बुरी सोच है जो गांव में
सोसाइटी में उसको भगाने की कोशिश करता है। वो लामा होता है, एक जोगी होता है, वो जी बड़ा जी थिएट्रिकल है, वो अभी भी अच्छा खासा जिंदा है। तो उसको हम डेवलप करने की कोशिश कर रहे हैं। और मेरा थिएटर भी, मेरे लद्दाख थिएटर ऑर्गेनाइजेशन का भी यही रहा। जैसे थंगतोंग, जो महासिद्धा थंगतोंग ग्याल्पो ने तिब्बत में किया, वैसे ही मैं जितने भी जातक कथाएं उनको ड्रामेटाइज करके, जी। अपना फॉर्म दे करके उसको म्यूजिकल, ज्यादा मैं म्यूजिकल बना लेता हूँ, वो क्या प्लेस बात। बहुत करता हूँ। और मेरे कई क्या बात। प्लेस, बहुत सारे प्लेस हैं, और उसमें से एक दो तो बाहर भी गए हैं, आपके बाहर मुल्कों में भी गए हैं, और नेशनल थिएटर फेस्टिवल एनएसडी की उसमें भी गया है। तो ये इस तरह के हमारे फोक थिएटर है। जी जी। जातक कथाओं की आपने जी बात कही तो बहुत सी जातक कथाएं आपने ड्रामेटिक अडेप्टेशन किया है उनको, आपने उनको डायरेक्ट जी भी किया है। तो इसके बारे में जी मैं डिटेल में जानना चाहूंगी, क्योंकि न्यू जनरेशन की अगर हम बात करें तो उनको जातक कथाओं के बारे में शायद इतना पता नहीं है। और ये जी बहुत सही नहीं है, क्योंकि किताबें पढ़ने का जो वो है वो शायद कहीं कम होता जाता है। और मुझे नहीं लगता कि जातक कथाएं बहुत ज्यादा यंग जनरेशन को पता है, जबकि ये हमारी एक तरह से बहुत धरोहर है ये हमारी जातक कथाओं की अगर हम बात करें तो। मैं चाहूंगी थोड़ा सा आप इसके बारे में बताएं। जी काजल जी, बात यह है कि लद्दाख लद्दाखियों को इसके कैरेक्टर से जाना जाता है। लद्दाखी शरीफ है, लद्दाखी अच्छे लोग हैं, महज़िब हैं, तहज़ीब है इनमें, इससे पहचाना जाता था। जी ये वजह क्यों है? क्योंकि शुरू पहले पहले लोग बहुत वो जातक कथाओं को पढ़ते थे। जी जी जितने भी भगवान बुद्ध के जितने भी कारनामे थे, जितने भी उनके जी उनके जो इनकारनेशंस हैं, उनके बहुत सारे रूप, थाउजेंड्स रूप में आकर के, जी उनमें क्या है कि ज़्यादातर टॉलरेंस पे होते हैं, सैटिस्फैक्शन पे होते हैं, कंपैशन जी पे होते हैं। जी तो कंपैशन, टॉलरेंस और सैटिस्फैक्शन जो है वो इंसान में हो, तो खुशी की ज़िंदगी बसर कर सकते हैं। यदि बिल्कुल। इंसान में क्या बात। टॉलरेंस नहीं हो, हाँ, जिसमें कंपैशन ना हो, उसमें बिल्कुल। पीस, अमन और शांति की बात उसके मन में ना हो, तो इसके जो बॉडी स्पीच माइंड जो है वो दूसरी जानिब चला जाए, तो आप नेक काम के बजाय बदी काम में लग जाते हो। तो ये फिर हम मतलब एक जिंदगी जो है ना वो डगमगा लेती है। जी इसीलिए जातक कथाओं का यही उपदेश रहता है, कथाओं के ज़रिए, कि लोगों को ये संदेश दें कि अमन की ज़िंदगी, चैन की ज़िंदगी, और ये ज़िंदगी जो है ना इसके एक मतलब का बनाए, बेमतलबी ज़िंदगी ना हो। अब जी जब हम पैदा होते हैं तो क्यों पैदा होते हैं? अब जो यंग जनरेशन, ये अगर आप जानना चाहते हैं थ्रू जातक कथाओं जी के इन उपदेशों से जानना चाहें, तो हम जब पैदा होते हैं तो हम मानते हैं कि एज़ ए बुद्धिस्ट कि हम कर्मों को मानते हैं। अपने बिल्कुल। कर्म की वजह से आप जो भी हो, हम्म, अपने कर्म की वजह से आपने जो बीज बोया है उसके आप फ्रूट्स खा रहे हो, उसका फल आपको मिला हुआ है। जो जी नेकी करके नेक फ्रूट मिला है, अगर बदी किया हो तो आप बदी हो। तो इन कथाओं से हमें ये सबक मिलता है कि इंसानी ज़िंदगी जो है वो मामूली नहीं है, ये बहुत ही मुश्किल से मिलता है। ये ज़िंदगी जो है, इंसान का जीवन जो है, इसको बिल्कुल। अशरफुल मखलूक़ात कहा जाता है। ये बहुत ही रेयर होता है। हम मिसाल देते हैं, अगर मुट्ठी भर आप वो बीन्स ले लें, या हम्म, मुट्ठी भर आप अ, लोहे के गोले ले लें छोटे-छोटे, और उसको ज़ोर से आप टपक दे, इसके आप दीवार पे टपका दो उसको, जी पटक दो उसको, कितना वहाँ टिकेगा? कितना वहाँ गोले बिल, टिकेंगे? बिल्कुल। 1 टिके, 2 टिके, वो ज़िंदगी आपको मिला है। क्योंकि इंसान जो है ना वो उनको सोचने समझने की ताकत है। हम्म, बाकी जानवरों को या जानवरों को इतने सोचने समझने की ताकत नहीं है जितने कि इंसान में है। तो इंसान जब बिल्कुल। पैदा हुए तो इसको एक मानी-ख़ेज़ ज़िंदगी बनाए, दूसरों के काम आए, हर जीव-जंतु के काम आए, जितने भी लिविंग बीइंग्स हैं उनके काम आए, तब जाके आपको एक अच्छा फल मिलेगा, क्योंकि आप बीज बो रहे हो। तो ये जातक कथाओं में यही उपदेश होता है, यही टीचिंग्स होता है कि इस ज़िंदगी को यूँ ही यूज़लेस मत बनाओ, इसको दूसरों के काम आने की कोशिश करो। कंपैशन बहुत ज़रूरी है, और ग्रेट कंपैशन आए तो उसकी उससे बड़ी बात है। कंपैशन क्या बात। होना ही बहुत ज़रूरी है ना? तो इसके बाद टॉलरेंस, अगर आपको जीसस ने कहा था कि अगर कोई आपको यहाँ एक थप्पड़ मारे तो दूसरा गाल भी दिखा दे, क्या फ़र्क हम्म, पड़ता है?
तो उसमें टॉलरेंस चाहिए आपको, टॉलरेंस। तो टॉलरेंस, तो इस तरह आपको सेटिस्फेक्शन चाहिए। जिंदगी में कभी सेटिस्फाई नहीं होते हम किसी चीज में। बिल्कुल। हमारे सेटिस्फेक्शन जो है थ्रू बॉडी स्पीच बिल्कुल होता ही नहीं है। इतने हम्म। सेटिस्फाई नहीं होते कि हम हर चीज को पाने की कोशिश करते हैं, फेम नेम मनी पता नहीं क्या क्या, लगे रहते हैं दिन रात उसी सोच में। अब वो टॉलरेंस और ये कंपेशन और आपका ये सेटिस्फेक्शन बन जाए तो इतनी मतलब ये जातक कथाओं का है। इसीलिए मैं जितने भी प्लेस है जातक कथाओं का वो लेकर के लोगों को बताता हूँ, क्योंकि आज के दौर में बच्चों को स्कूल हो या घर हो उनको मोरल एजुकेशन नहीं मिलता है। यस। ये ये सबसे बड़ी बात है। हमारे जमाने में घर में हमें मोरल एजुकेशन मिलता था, माँ बाप वालिदैन जब हमें समझ आते थे तो ये मत करो वो मत करो, झूठ मत बोलो, ये किसी को कीड़े को मत मारो, वहाँ पानी में थूक मत करो। इस तरह की बहुत छोटी छोटी चीजों से लेकर के बड़ी बड़ी चीजों तक को हमें मोरली हमारा वो एजुकेट करते थे हम अच्छे कामों के लिए। और उसके बाद स्कूलों में जाओ, मदरसों में हमारे जो टीचर्स होते हैं वो असातिज़ा साहिबान जो है वहाँ हमें सब कुछ अच्छे अच्छे काम सिखाते हैं पढ़ाई के साथ साथ। उससे क्या होता है कि एक इंसान इंसान बन जाता है, सिर्फ आदमी नहीं इंसान बन जाता है। तो आजकल क्या है कि जो ही 3 साल का होता है बच्चों को स्कूलों में भेज देते हैं, और 3 साल के बच्चों के हाथ में क्या होता है, मोबाइल होता है। और मोबाइल होता है और स्कूलों में जाते हैं तो वही पढ़ाई होते हैं, आप 10 किलो के बैग लेके चले जाओ लेबर की तरह और स्कूलों में जाओ, वही रूटीन का वो पढ़ाते 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 वापस घर आते हैं थके हारे आते हैं, फिर सो जाते हैं, टीवी देखते हैं या मोबाइल के साथ खेलते हैं। कहाँ आपका मोरल एजुकेशन मिल रहा है? तो हमारे आने वाले जो नस्ल है वो किस तरह का होगा, जो किसी अपने वतन को, जो अपने मुल्क को एक एक पाक और साफ एक मुल्क बनाने में क्या मदद कर सकते हैं हमारे जनरेशन। अगर एक थिएटर वाले हो तो थिएटर वाले भी यही है कि आप थिएटर का मतलब ये नहीं कि आप किसी को इंटरटेन करें, किसी को हंसाएं, किसी को रुलाएं। थिएटर में काम करने का मतलब है कि आपने सोसाइटी को बदलना है। सोसाइटी में जितने भी बुरी चीजें हैं उसको हटाने की कोशिश करना है। वो तब हो सकता है काजल जी जब कहते हैं ना कि ये नाटक जो रंगमंच जो है वो समाज का आईना है, मिरर ऑफ सोसाइटी। मैं कहता हूं जब मिरर ऑफ सोसाइटी है तो पहले वो जो आईना है वो साफ होनी चाहिए, बिल्कुल बेदाग आईना, तब जाके वो आईना आप दिखा सकते हैं सोसाइटी को, यार इस सोसाइटी में ये दाग है। अगर आपका आईना ही दागदार हो, अगर मैं चोर हूं, मैं करप्शन पे बहुत प्ले लिखा है और करप्शन मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। ये करप्शन पे जब मैं प्ले लिखता हूँ या मैं कास्ट करता हूँ तो मैं अपने स्टूडेंट से कहते या वो कलाकारों से कहता हूँ तुम में से कोई चोर तो नहीं हो, तुम गबन तो नहीं है कि कहीं से, क्योंकि वो कोई मुलाजिम भी होते हैं कि अगर नहीं हो तो इस प्ले में काम करो। अगर हो तो लद्दाख एक छोटी सी जगह है, हर कोई जानता है, और चल को हर कोई जानता है। अगर मैंने कहीं से पैसा लिया हो, मैंने गबन किया हो और मैं करप्शन पे काम कर रहा हूँ, करप्शन प्ले दिखा रहा हूँ लोगों को, 1,000 2,000 लोगों के बीच जाके, 500 लोगों के बीच जाके, और उसमें से लोग कहेंगे यार वो चल बकवास करता है, ये करप्शन के बारे में बोलता है, खुद करप्ट आदमी है, असर नहीं पड़ता है। तो इसीलिए थिएटर वालों को बहुत कुछ कुर्बान करना होता है, तब जाके आप बता सकते हैं कि ये नेक काम है, ये बुरी चीज है। इसीलिए आने वाले कल के जो हमारे मुस्तकबिल के जो कलाकार बनना चाहते हैं या डायरेक्टर बनना चाहते हैं, थिएटर बनना चाहते हैं, वो जैसे आपने पूछा है कि जातक कथाओं को लेकर के ऐसे ऐसे चीजों से इंस्पायर हो जाओ, महात्माओं से इंस्पायर हो जाओ, उनके कामों को देख करके इंस्पायर हो जाओ, तब आप इंसान बनोगे। सिर्फ आप नेम फेम के लिए बनना वो अलग बात है, बन जाओ, लेकिन अलग बात है, हमारी सोच अलग है, दूसरों की सोच अलग है। शायद आपको अच्छा लगे ना लगे, बहुत बहुत सही, ये बात। बहुत सही। जी जी बिल्कुल सही। जी जी ये आपने जी कंपोज भी किया है जातक कथाओं को, म्यूजिक भी दिया है और आप फोक भी गाते हैं, तो मैं जरूर चाहूंगी कि आप हमें कुछ सुनाएं, कुछ फोक सुनाएं। जी काजल जी, हमारे लद्दाख में लोक गीतों का जो वो खजाना है, उस खजाने में अब
अब इस वक्त की बात करूं तो 1000 से भी ज्यादा लोकगीत विद ट्यून है, जो कि क्या बात। जयसत कल्चरल एकेडमी, ये जो हमारी यूटी कल्चरल एकेडमी ने अभी उसको किताब की सूरत में छपी है, और साथ साथ उसकी ट्यून को रिकॉर्ड करके सीडी भी साथ रखा हुआ है। तो जी इसी तरह आपके लोग नृत्य हैं, बहुत ही मतलब हर मौके पे, हर ओकेजन पे ये गाने होते हैं, शादी ब्याह पे, बच्चे के जन्मदिन पे। अब जितने भी आपके ये है मौसमी, वो होते मौसम पे, राजे महाराजों के जो धर्मराजे हैं उनके उनके बारे में, और गुनपाओं के बारे में, बड़े बड़े लामाओं के बारे में, और यहाँ के जो लोकल वो सीजनल जितने भी काम होते हैं खेती बाड़ी में, इतने सारे फोक सॉन्ग्स है, इतने सारे फोक सॉन्ग्स है। और मैं हैरान होता हूँ कि कंपोज करने वाले कैसे कंपोज किया। आज के दौर में 21वीं सदी में जब हम अपने आप को कलाकार बोलते हैं, हम कंपोजर बोलते हैं, तो मैं तो दंग रह जाता हूँ उस जमाने में। जबकि आज आज से 800-700 साल पहले, 1000 साल पहले लोग इतने एजुकेट नहीं थे, जो आजकल के एजुकेट कहते हैं, आजकल लोगों को एजुकेट कहते हैं। मैं एजुकेटेड से ज्यादा मैं नॉलेज को मानता हूँ, नॉलेजेबल होनी चाहिए, इंसान को नॉलेज होनी ट्रू। चाहिए। एजुकेशन तो चलो ठीक है, एजुकेटेड हैं हम, कहीं से डिग्री हासिल कर लेते, ये कर लेते, साथ साथ आप नॉलेजेबल बन जाओ, आप में वो नॉलेज होनी चाहिए, तब जाके आप सब कुछ कर सकते हैं। तो वो नॉलेज इनमें थे, आर्ट के बारे में, कला के बारे में, लद्दाखी लोगों को। आपको पता होगा हमारे लेह में अब एक पहाड़ी पे, लेह सिटी में आपने देखा हुआ, एक तो सेमो जो 14वीं सदी में बना हुआ है, टची नमग्याल, राजा ऋषि नमग्याल के टाइम पे। उसके बाद राजा सिंघे नमग्याल जो कि गोल्डन पीरियड के राजा हैं, उन्होंने 9 मंजिला पहाड़ के ऊपर बनाया हुआ एक महल है, 9 मंजिला महल, जिसे लेछन पलकर कहा जाता है, बहुत ही मशहूर है, अभी भी इस तरह बिल्कुल खड़ा है। 16 सेंचुरी की हालत देखिए। अब मैं आपको बताऊं, लद्दाख में 16 सेंचुरी में लद्दाख क्या होगा। आजकल की तरह ना आपके पास टूल्स होंगे, ना आपके पास मशीन होंगे, जेसीबी होंगे, ना सीमेंट होंगे, असरिया कुछ नहीं होंगे ना। तो उस समय इंजीनियरिंग का वो देखिए, उनके आर्ट्स देखिए, किस तरह पहाड़ पे 9 मंजिला वो महल बनाया, और अभी भी वो एक टुकड़ा भी नहीं गिरता, अभी भी खड़ा है। अभी सीमेंट से हम वो काम करते हैं, वो कंक्रीट हम बिल्डिंग बनाते हैं, 50 साल के बाद वो गिर जाता है। अब ये 16 सेंचुरी से अभी भी खड़ा है। मैं कहता हूँ कि 16 सेंचुरी में अभी डेवलप कंट्रीज, कहीं अमेरिका जाइए तो वहाँ 16 सेंचुरी में बहुत कुछ होगा, लेकिन मुकाबला करिए लद्दाखी 16 सेंचुरी के कलाकारों को और किसी डेवलप कंट्री के 16 सेंचुरी के कलाकारों को, तो ये उस समय की बात है। और इसी तरह फोक सॉन्ग में, फोक लोक गीतों में, लोक नृत्य में बहुत कुछ इन्होंने कंपोज किया हुआ, और बहुत बढ़िया कंपोज किया हुआ। मैं ट्राई करता हूँ, हालांकि मैं सिंगर नहीं, कंपोजर बेशक हूँ, मेरे सिंगर्स तो मेरे अपने ग्रुप में बहुत हैं। फोक सॉन्ग्स कई तरह के, एक ये जो है काजल जी, आपको पता है लद्दाख में जो 4 बड़े बुद्धिज्म में 4 बड़े फिरके हैं, 4 बड़े फिरके हैं, उसमें से एक है आपके ये डिगुम, डिगुम का युद्ध करके है, जो फियांग लमायूरू, लमायूरू बहुत पुराना वो गुम्फा है। अब जी, तो उन गुम्फाओं के बारे में है, और उन लामाओं के बारे में, हेड लामा के उस सेक्ट के, कि आपको पहले मैं गाना सुनाता हूँ, और उसका ट्यून, अब गाना तो समझेंगे नहीं, ट्यून जरा देख लीजिए, उसके बाद में उसका वो तर्जमा करके बता दूंगा। अभी मैं ताल पे नहीं रहूंगा, क्योंकि दमन और सुरना पे गाया जाता है, बहुत बढ़िया ताल रहता है इसका। देलाडी तायं शालारावो चोलोंगानांगा दारिता जाला देलाडी sedena tayang shala
Bela choma Zavama Escolo punchos de la ninjana la choma gamba Zavama cholos de la ये काजल जी कहते हैं कि ये उस गोम्पा के मशरकी तरफ चांद उभर रहा है। कहते हैं कि वो चांद नहीं है, वो लामा जपटुंग पधार रहे हैं और लोगों को नेक काम करने की संदेश दे रहे हैं। क्या बात, शांति का संदेश दे रहा है। ये चांद को, ये लद्दाख में जितने भी गाने मोस्टली चांद और सूरज तारों को तशबीह दे करके, फुल मून है, चमक रहा है, गगन में चमक रहा है, उस गोम्पा के ऊपर चमक रहा है। लोग कहते हैं चांद चमक रहा है, लेकिन वो कहते हैं चांद नहीं चमक रहा है, वो लामा के उपदेश चमक रहा है, लोगों को उनका संदेश चमक रहा है। ये इस तरह की बात है। जी 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 सर, इतना खूबसूरत आपने गाया। और मुझे लगता है जो पहाड़ का जो म्यूजिक होता है वो सब जगह, फोक की अगर बात करें तो बहुत मिलता है आपस में, जो पहाड़ी म्यूजिक है। और बाकी आपके म्यूजिक को सुन के तो मैं पहाड़ में ही पहुंच गई। बहुत ही खूबसूरत, और म्यूजिक की कोई लैंग्वेज नहीं होती, म्यूजिक सिर्फ टच करता है आपको। बहुत ही खूबसूरत आपने इसे गाया। आपसे और सुनेंगे, लेकिन सर मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि आप कोरियोग्राफर भी रहे हैं, कोरियोग्राफर आपने बहुत काम किया है, और ना सिर्फ इंडिया बल्कि इंटरनेशनल लेवल पे भी। और जो बहुत फेमस फेस्टिवल होता है लद्दाख का, सिंधु दर्शन जो होता है, उसमें भी आपने कोरियोग्राफ किया। और स्केट डांस भी आपने कोरियोग्राफ किया है लद्दाख में, स्केटिंग वाला जो डांस होता है। तो मैं उसके बारे में आपसे जानना चाहूँगी। हाँ, वो काजल जी 2001 की बात है। लद्दाख में पहले तो हम जब मतलब बच्चे थे, तब जो सिंध के किनारे हम स्केट करते थे। स्केट करते समय हमारे पास कुछ होता नहीं था, कहीं से कोई लकड़ी का टुकड़ा मिल गया, उसको वो हैंडल बना दिया, तो लोहा कहीं से मिल जाए तो उसको हम स्केट बना के उसके फिर हम चलते थे। तो वो एक बहुत एक पुराना खेल है, बच्चों का एक खेल है स्केट। उसके बाद तो डेवलप हो गया, तो स्केट करना, आइस स्केटिंग करना शुरू हुआ। तो लद्दाख में उसके बाद 2001 में जो फर्स्ट नेशनल आइस हॉकी हुआ, तो लद्दाखी लोग अभी हॉकी बहुत बढ़िया खेलते हैं। मैं स्पोर्ट्स से बहुत दूर हूँ, लेकिन फिर भी तो उन्होंने कहा कि नेशनल आइस हॉकी चैंपियनशिप हो रहा है, तो उसमें क्या किया जाए, कुछ एंटरटेनमेंट के लिए या कुछ ओपनिंग के लिए। कोई वीआईपीज आ रहा है, मुझे याद नहीं कौन वीआईपीज कौन थे। तो मुझे तो ना स्केट आता है ना मैं खेल से मुझे कोई वाबस्ता नहीं है, तो क्या किया जाए। तो मैं म्यूजिक बहुत सुनता हूँ, आपको पता है, वेस्टर्न म्यूजिक भी सुनता हूँ, फोक भी सुनता हूँ, क्लासिकल भी सुनता हूँ, गजलें बहुत सुनता हूँ। मैं गजलें खासकर मैं जगजीत सिंह, चित्रा जी और मेहदी हसन जी, गुलाम अली साहब, इनकी गजलें बहुत सुनता हूँ। जब से एनएसडी में था तब से लगातार अभी भी सुनता हूँ। तो म्यूजिक का बड़ा शौक है। तो एक बार मैं दिल्ली गया था, तो वो कैसेट होता था ना उस समय, कैसेट बहुत सारे कैसेट खरीद लिया। तो उसमें से लुई बैंक्स का एक कैसेट आ गया मेरे हाथ में। लुई बैंक्स का जो कैसेट है, उसमें इतने बढ़िया उनका वो था, क्या नाम है आपका, कंपोजिशन था, वो म्यूजिक ऑफ रोमांस। म्यूजिक ऑफ रोमांस में वो सुनता गया, तो उसमें से एक कंपोजिशन उनका वो जैज का है, बहुत ही वो कंपोजर है लुई बैंक्स। तो शांति करके एक वो टाइटल पे एक कंपोजिशन लास्ट पे था वो, तो वो सुनने लगा, तो मुझे उसमें ये फीलिंग्स हुआ कि सही में उसमें शांति मिल रही थी मेरे सुनते सुनते। मेरा बैटरी लो हो रहा, तो सुनते सुनते वो क्या हुआ कि फिर मैंने सोचा इस म्यूजिक पे स्केट किया जा सकता है।
स्केटिंग हो सकता है। तो कंपोज करना शुरू किया। वो डांसर तो नहीं, स्केट डांस नहीं थे, वहाँ फिगर डांस होते हैं, आपको पता है, जो पेयर्स में होते हैं, सिंगल में भी होते हैं, डांस ऑन आइस डांस वगैरह होते, स्केट डांस होते, ऐसा नहीं था। जितने भी वहाँ के स्पोर्ट्समैन थे, जो हॉकी प्लेयर्स थे, उनको इकट्ठे करके मुझे उस लुई डेंग के शांति म्यूजिक पे कंपोज करना था, कोरियोग्राफ करना था। अब मैं तो स्केट नहीं कर सकता हूँ, अब घर में आके मैं विजुअलाइज करता हूँ किस तरह स्केट होगा, क्या कंपोजिशन होगी, अब उससे शांति कैसे पैदा होंगी एक्सपोर्ट स्केट करके। ये इमेजिनेशन देखिए, तखयल बहुत जरूरी है इंसान को ना। तो वो सोचते 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 रात को सोचता हूँ, म्यूजिक सुनता हूँ, सोचता हूँ, तो उसको मैं लिखता हूँ, फिर उसके बाद नेक्स्ट जाके रिहर्सल करता हूँ। तो वो इस तरह के जाके वो एक बहुत बड़ा एक कंपोजिशन बना, कोरियोग्राफ हुआ मेरा डांस स्केट पे। तो वो इनॉग्रेशन पे वो डांस किया गया म्यूजिक पे, 5 मिनट का था वो। उसमें इस तरह का वो कंपोजिशन बनाया जिससे वो ये पता चलता था कि आप आपको शांति मिल रहा है, स्पोर्ट्स में एक शांति है, शांति फैल रहा है आपको। ये एक था काजल जी, ये एक जी मेरा कोरियोग्राफ था जी। जी। हमारे साथ बहुत से व्यूअर्स जुड़े हैं, उनको वेलकम कहना चाहूंगी। श्रद्धा हमारे साथ जुड़ी है, बहुत शुक्रिया। अदिति जी हमारे साथ जुड़ी हैं, बहुत शुक्रिया। डॉक्टर सरला मेहता जी हमारे साथ जुड़ी हैं, शुक्रिया। अमरजीत अरोड़ा जी हमारे साथ जुड़े हैं, सुमन जी हमारे साथ जम्मू से जुड़ी हैं, स्ट्रिंग जी हमारे साथ जुड़े हैं, अर्चना जी हमारे साथ जुड़ी हैं। उन्होंने लिखा कि जी बहुत ही सूदिंग म्यूजिक था जो आपने अभी प्ले किया, बहुत ही खूबसूरत म्यूजिक था। शहजाद हुसैन जी हमारे साथ जुड़े हैं कश्मीर से, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। अय्याश आरिफ साहब हमारे साथ जुड़े हैं कश्मीर से, बहुत तारीफ, वाकई काबिले तारीफ जो भी उन्होंने लिखा। सुधापुरी जी हमारे साथ जुड़ी हैं, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। युवराज शर्मा सर हमारे साथ जुड़े हुए हैं, बहुत बहुत ओ शुक्रिया सर हमारे साथ जुड़ने के प्लीज लिए। अम, प्लीज बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ। अशोक भौमिक जी हमारे साथ जुड़े हैं, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया। पद्मा जी हमारे साथ जुड़ी हैं, शायद लद्दाख से जुड़ी हैं हमारे साथ, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। युवराज सर लिखते हैं कि आई केम इन 76 इन एनएसडी एंड वाज अटैच्ड विद दिस इंस्टीट्यूशन, और बहुत कुछ सीखा है यहाँ से। एंड बट दिस जी जेंटलमैन इज एन एग्जांपल ऑफ सिंसियर कमिटमेंट एंड डेडिकेशन। आपके लिए लिखते हैं युवराज सर। शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू, थैंक यू वेरी थैंक यू सर। गुलशन राजा जी हमारे साथ जुड़े हैं, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। शहजाद हुसैन साहब लिखते हैं कि बहुत ही कमाल की आपने एडवाइस दी है यंगस्टर्स के लिए, बहुत शुक्रिया। सुचित्रा गुप्ता जी हमारे साथ जुड़ी है, मैम बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, खुद एक बहुत बड़ी कलाकार हैं, अदाकारा हैं। रितु शर्मा हमारे साथ जुड़ी हैं, राजीव जी हमारे साथ जुड़े हैं, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। पुंसल जी हमारे साथ जुड़ी हैं, वो लिखती हैं आई एम बिग फैन ऑफ योर्स, आपके लिए लिखती हैं। बहुत बहुत मच। रश्मि धर जी हमारे साथ जुड़ी हैं, खुद बहुत अच्छी जी कलाकार हैं, अदाकारा हैं, बहुत बहुत शुक्रिया मैम हमारे साथ जुड़ने के लिए। वनीता ठाकुर जी हमारे साथ जुड़ी हैं शिलोंग से, लिख रही हैं प्लेजर लिसनिंग टू यू, थैंक यू मैम हमारे साथ जुड़ने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया। रेखा सुशील शर्मा जी हमारे साथ जुड़ी हैं जम्मू से, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। प्रणव शेखर जी हमारे साथ जुड़े हैं, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। जी सर मैं अब आपसे ये जानना चाहूंगी बहुत कि बहुत शुक्रिया आप सबों को, तहे दिल से, दिल की अमीक गहराइयों से बहुत बहुत शुक्रिया मुझे सुनकर बर्दाश्त करने के लिए। लेकिन नहीं सर, आपने तो इतनी इतनी इंस्पिरेशनल बातें आपने कही है ना, इट वाज प्लेजर थैंक यू वेरी लिसनिंग मच, यू, इट वाज प्लेजर। थैंक यू इट वेरी इज मच, स्टिल, अभी थैंक हम बात कर रहे हैं, इट्स प्लेजर लिसनिंग टू यू। यू। तो सर मैं एक चीज आपसे जानना चाहूंगी कि आपने इंडिया से बाहर भी बहुत शोज किए हैं, इंडिया में भी आपने शोज किए हैं, तो क्या अनुभव रहा आपका? एक तो मेरा ये जी सवाल रहेगा आपसे, और एक सवाल जी और है। जी, जी पहले आप बाहर जाने का जी, जी नहीं यही सवाल, बाहर पहले जान ये सवाल पे बात करते जी हैं। जी 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 काजल जी, यही कला की मेहरबानी से, थिएटर की मेहरबानी से, लोक संगीत और लोक नृत्य की मेहरबानी से बहुत सारी जगहों को देखने का मौका मिला। फ्रांस गया, स्विट्जरलैंड, नॉर्थ कोरिया, चाइना, हांगकांग, मंगोलिया कई बार गया हूँ, और डेनमार्क, स्वीडन, और पता नहीं हर जगह परफॉर्म किया, थिएटर प्लेस भी किए और फोक डांस भी किए, फोक म्यूजिक भी किए। वहाँ जाके क्या देखता हूँ कि डिसिप्लिन बहुत सीखा मैंने, और सिंसियरिटी बहुत सीखा, पंक्चुअलिटी सीखा, जैसे हमें थिएटर में सिखाया जाता है।
आपकी तरह मैं भी बहुत पंक्चुअल हूँ। आपने 7 बजे कहा था ना आज, अरे 7 बज रहा है, 7 बज रहा है, स्टार्ट करो। ये मेरे साथ भी होता है, क्योंकि ये भी मैंने बहुत सीखा, थिएटर से सीखा है, फिर उसके बाद टूर सर करके बहुत। आकाशवाणी में भी इसमें आकाशवाणी का भी हाथ है। आकाशवाणी में हम एक सेकंड लेट नहीं कर सकते। जो आपका टाइम है, आपको उसी टाइम पे स्टार्ट करना है प्रोग्राम। जी, एक सेकंड भी लेट नहीं करते हम बिल्कुल। आकाशवाणी में, अ, तो शायद वहां से ही चीजें सीखी हैं। जी जी सर। काजल जी, ये बहुत कुछ हमें इससे फ़ायदा भी होता है, नुकसान नहीं होता, बहुत फ़ायदा होता है। मैंने क्या सीखा, एक बार नॉर्थ कोरिया पहुंचा हूँ, प्योंगयांग होटल में बैठे थे हम कलाकारों के साथ। तो हम चाहते थे कि प्योंगयांग होटल के साथ फोटो ले लें, हर किसी को होता है ना, फोटो लेना होता है। फोटो लेने के जी लिए हम जी। नीचे गए और ये रोड क्रॉस करके हम उस साइड चले गए और फोटो लेने की कोशिश की। आ ही नहीं रहा था, बिल्डिंग बहुत लंबी चौड़ी थी, बहुत ऊंची बिल्डिंग थी। तो बहुत ट्राई कर रहा है उस फोटो लेते लेते 3-4 पुलिस आ गए वहाँ। तो पुलिस आ गया तो उन्होंने कहा, अब वो कोरियन बोर्ड है, नॉर्थ कोरिया में पता है आपको कितने, उस हम किम इल संग के टाइम पे गए थे। जी। तो बहुत स्ट्रिक्ट होता है वहाँ। तो वो उन्होंने हथकड़ी दिखा दिया। अरे हम सब डर गए, हो क्या गया, हमने क्या गलती की जिंदगी में, हाँ यहाँ आके क्या गलती की। तो उन्होंने, तो हमने कहा इशारों में, क्या हुआ क्या है, तो कहता है ये क्रॉस किया तुम लोगों ने रोड। तो हमने कहा सो व्हाट, यहाँ गाड़ी वाड़ी कुछ नहीं है, हमने क्रॉस किया, फोटो ले रहे हैं। कहता नहीं, वो एक रास्ता दिखा रहा था, कोई 100 मीटर की दूरी पे सबवे था। कहते हैं कि वहां से क्यों नहीं आए तुम लोग उस तरफ। ओह। देखिए, जबकि काजल जी सब कुछ खाली था, ना गाड़ी थी ना कुछ नहीं था, सिर्फ रोड, खाली रोड है, हमने वो क्रॉस करके वहां से फोटो लिया। कहते हैं यहाँ आने के लिए वहां जाके तुम लोगों को सबवे यूज करना था। तो इतने डिसिप्लिन, इस तरह के जहां भी गया, जहां भी गया वहां बहुत कुछ सीखने को मिला। थिएटर जो है, आप कोरिया में थिएटर देखिए। एक बार क्या हुआ कि परफॉर्म किया, हमने भी परफॉर्मेंस किया। अब हम सोचते हैं ना, एंट्री लेंगे, एग्जिट लेंगे, राइट से लेंगे, लेफ्ट से लेंगे। वहाँ क्या था, एंट्री वेंट्री क्या लेना, हमने वहाँ बैक स्टेज पे बैठना है, जहाँ अपने बैठना है वहाँ बैठना है। और स्लाइड हो रहा है, हमें लेके जा रहा है वहाँ, फिर लाइट हो गया, हमें वहाँ से निकल रहा है, पूरे स्टेज स्लाइड हो रहा है। और जहाँ हम बैठे वहाँ से माइक निकल आती है स्टेज पर से, कहाँ से निकल आती है माइक, निकल आती है, इतनी पतली पतली तार के साथ माइक निकल आती है, वहाँ हमने डायलॉग बोलना है, जो भी करना है। अब उसके बाद शो हो गया, चलिए हो गया। तो इंटरवल किया, इंटरवल के बाद उन्होंने हमें शो दिखाना था, तो उनका नॉर्थ कोरिया के डांसेस वगैरह। तो हम ऑडिटोरियम में बैठे हैं। अब 5 मिनट के बाद धीरे 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 ऑडिटोरियम जो वो ठंड हो रही थी, ठंडा होता जा रहा था। हमने कहा यार क्या हो क्या रहा है, इतना ठंड क्यों हुई, इतना एसी क्यों बढ़ा रहा है। तो उनका शो शुरू हुआ, तो देखा कि जो स्टेज पे हमने परफॉर्म किया वो स्टेज था ही नहीं। जो गैंगवे से, जो एस्थेटिक डिस्टेंस है, वो सब हट गए हैं। वहां से सारे के सारे वो आइस निकल रहे हैं, और नीचे से ओह। आइस निकल रहे हैं, और आइस स्केट करके वो लोग डांस कर रहे हैं। आइस स्केट के जितने भी डांस है, जो आपने कहा था ना, वहां से मैंने सीखी बहुत सारी चीजें। तो वो इतने टेक्निकली वो डेवलप थे। और कलाकारों की बात करूं, और वो उसकी बात करूं, तो एक डांस में क्या था कि वो स्टेज की बात है, उसकी पहले स्टेज वाले की बात है। स्टेज के बीचों बीच में से कोई 8 बाय 8 फीट के एक दरवाजा खुल जाता है, उसमें से 3 लड़कियां जो बहुत ही सुंदर डांसर थी, बहुत ही उनके जाने माने डांसर्स हैं वहाँ की कंट्री के, वो तीन एक कंपोजिशन बना के वो नीचे से आ रहे हैं, स्टेज पे आ गए। और उनके जो कंपोजिशन है, उनके हाथों पे, कंधों पे, सर पे 40 के करीब सफेद कबूतर बैठे हुए हैं, और वो साथ आ रहे हैं, और म्यूजिक शुरू, डांस हो रहा है, डांस हो रहा है, और डांस के और म्यूजिक के क्यू पे वो सारे के सारे कबूतर हट जाते हैं, और वो स्टेज पे घूमते रहते हैं। फिर उसके बाद दूसरे कंपोजिशन पे वो सारे के सारे फिर वापस आ जाते हैं, अलग अलग लड़कियों के कंधों पे। फिर तीसरे म्यूजिक पे वो पूरे ऑडिटोरियम हॉल में घूम रहे हैं, सारे के सारे आपके वो क्या बोलते हैं, वो कबूतर। और लास्ट पे परफॉर्मेंस, 7 मिनट के परफॉर्मेंस में लास्ट पे क्या होता है, वही कंपोजिशन बना लेते सेंटर पे जा करके वो लड़कियां। तो सारे के सारे जितने भी ऑडिटोरियम में घूम रहे हैं, डांस कर रहे कबूतर, सफेद कबूतर, वो सब उसी कंपोजिशन में बैठ के नीचे स्टेज पे चले जाते हैं, एक भी क्या कबूतर भी बात। नहीं। मतलब कला देखिए, हम इंसान भी कलाकार होते हैं, ये जानवर भी कलाकार होते हैं, परिंदे भी क्या कलाकार होते हैं। ये सिखाने क्या की बात। बात है। सिखाने और सीखने से नामुमकिन चीज कोई नहीं है। तो ऐसी इस तरह की चीजें बहुत कुछ मुझे सीखने को मिला, देखने को मिला, ये कला की मेहरबानी से। काजल जी। जी। बिल्कुल बिल्कुल।
आपको बहुत सारे पुरस्कार मिले, संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित हैं, जे.एन.के स्टेट अवार्ड आपको मिला है, बहुत सारे पुरस्कार मिले हैं। अगर नाम लूँगी तो वक़्त कम हो जाएगा। तो मैं ये आपसे जानना चाहूँगी कि आपका फ़ेवरेट जी। प्ले कौन-सा रहा है जो आपने किया है? अब बहुत सारे हैं मेरे अपने हैं, बादल दा के प्लेस भी हैं, जुलूस हैं। और हाँ, मेरा अपना सबसे फेवरेट प्ले 2-3 है। एक तो वो नंगसा उद्बुम है, द थाउज़ेंड ब्रिलियंट लाइट्स, वो हुँ, वही कंपटीशन पे है, जातक कथाओं पे है। जी। उसके बाद करप्शन पे है, हुँ, मेरा एक प्ले रहा है जो रिसेंटली मैंने खेला है। इस तरह के हैं, बाकी बहुत सारे प्लेस हैं। ये दोनों मुझे बहुत अच्छा लगा, और फंदी भी अच्छा लगा मुझे। फंदी मैं नटरंग जम्मू के साथ किया था, वो जी, नेशनल थिएटर फेस्टिवल में भी किया था। और जम्मू की बात आए तो जब एकेडमी में जम्मू में काम कर रहा था एज डिप्टी सेक्रेटरी कल्चर, तो मेरे जो बॉस थे वो एक तो वो बलवंत ठाकुर साहब थे। मैं जी, उनका नाम लेना बहुत ज़रूरी समझता हूँ कि उन्होंने बहुत ही मुझे एनकरेज किया थिएटर में और म्यूज़िक में, डांस में। उन्होंने बहुत एनकरेज किया और उनके साथ काम करने का बहुत मौका मिला। नटरंग के जितने भी प्लेस हैं उनके उनके साथ मैंने काम किया है। खासकर लाइट्स मैंने बहुत काम किए। बुमाई जो है वो उसको डिज़ाइन करने में जी, और उसको जी। करने में काफ़ी मुझे मौका दिया ठाकुर साहब ने। ठाकुर क्या साहब ने बात! मुझे क्या बहुत बात! ही उन्होंने मुझे साथ दिया है, और साथ-साथ जितने भी वहाँ के रंगकर्मी हैं उन्होंने मुझे साथ दिया है। और जी, नाम नाम लेना बहुत ज़रूरी होता है क्योंकि हम अकेले कुछ नहीं कर बिल्कुल, सकते ना बिल्कुल, अकेले कुछ काजल नहीं जी। कर सकते। ये तो है सर, थिएटर में अकेले नहीं। खासकर, थिएटर में आप मैं नहीं कह सकता हूँ, थिएटर में हम कहना चाहिए, हमने किया, हमने किया, बिल्कुल, हमने किया, क्योंकि इसमें मैं अकेला नहीं कुछ होता है। जी, अकेला कुछ नहीं कर सकता, एक अकेला कुछ भी जी, नहीं कर जी, सकता। जी, जी, बहुत ही जी, जी। खूबसूरत आपने बात कही। और मैं अब चलते-चलते आपसे 2 चीज़ें, एक तो आपसे हम चलते-चलते कुछ सुनना चाहेंगे और उसके जी, बाद एक सवाल रह जाएगा कि जो यंग परफॉर्मर्स हैं उनके लिए आप एक मैसेज ज़रूर दें। लेकिन उससे पहले हम कुछ जी। आपसे सुनना चाहेंगे, कुछ भी आपकी पसंद का। ये एक प्ले का है काजल जी। जी, अ, जी, जी, सुमाना सुमाना प्ले जो मैंने लिखा है वो उस सिंड्रेला बेस करके लिखा हुआ मैंने। जी, आपको पता है सिंड्रेला में किस किस तरह जी। सिंड्रेला को तकलीफ होती है, वो अकेला महसूस करती है, उसको टॉर्चर किया जाता है। तो वो कहती है कि ए चांद, ए चमकते चांद तू काले बादलों के पीछे मत छुप, हुँ, मुझसे बात कर, क्योंकि मेरे मेरे मेरा तेरे सिवा कोई नहीं है जो अपने मन की बात बता सकूं। इस तरह के एक गाना बनाया था मैंने, वो है। Gungtun pilzaki karmole sintu peyala mas kyudan gungtun pilzaki karmole sintu peyala mas kyudan ngenging stam kela masyadna yang suyot ngala nyan kanji gungton pezaki karmole shintu peyala mas kyudan। ये काजल जी
अकेले गाती है सुमाना सिंड्रेला कि मत झुक, तेरा सिवा मेरा कोई नहीं है, मेरे से बात कर, मेरे दुख दर्द को समझ। ये इस तरह का एक गाना बनाया था सिंड्रेला, जो कि सुमाना नाम से मैंने के लिए लिखा था और खेला बहुत था। ही सूदिंग आवाज है सर आपकी, बहुत सूदिंग आवाज, बहुत नहीं नहीं खूबसूरत आवाज, बहुत सूदिंग सर। रश्मि जी जो खुद एक बहुत अच्छी आर्टिस्ट हैं, लिखती हैं कि आपने जी जो हमें इंफॉर्मेशन दी है, इट हैज ओपन्ड मेनी डोर्स टू एन अननोन वर्ल्ड, एंड थैंक्स फॉर टेलिंग अस अबाउट द रिच कल्चर एंड ट्रेडिशंस ऑफ लद्दाख। प्लीज, रश्मि जी थैंक यू वेरी लिखती है, मच। सरला जी जी रश्मि लिखती जी, हैं कि थैंक आप मल्टी टैलेंटेड हैं। मैं आपने आकाशवाणी के लिए भी बहुत कुछ लिखा है, आपने रंगमंच के लिए लिखा है, आपने आकाशवाणी के नाटक लिखे हैं। यू। जी तो जी 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 जी। जी, तो मैं अब आपसे ये जानना चाहूंगी, जो भी यंग परफॉर्मर्स हैं जो इस फील्ड में आना चाहते हैं, उनके लिए आप क्या मैसेज देंगे? उनको क्या मैसेज दूं मैं? मेरे से तो क्या, मैं क्या इंस्पायर होंगे? कुछ नहीं होंगे, लेकिन ये सब जैसे आ, कई, जैसे ये जरूर कहना चाहूंगी सर कि जैसे थिएटर साधना, कला साधना है कि कुछ प्रोडक्शंस करने के बाद सभी का मोस्टली रहता है कि मुंबई की तरफ रुख करें। तो और साथ ही आजकल जैसे लाइव परफॉर्मेंसेस नहीं हो रही, तो किस तरह से अपना मेंटल बैलेंस बनाए रखें? तो इसलिए मैं चाह रही हूँ कि जो भी यंग परफॉर्मर्स हैं, उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? थिएटर को जीने के लिए आपको मजनू बनना पड़ेगा, या लैला मजनू बन जाओ, श्री फरहाद बन जाओ, या अब रोमी जूलियट बन जाओ, या हमारे गेलू नोरजंग इटोगलामो बन जाओ। अदरवाइज थिएटर को जीना बहुत मुश्किल है, क्योंकि ये एक कंप्लीट आर्ट है, और ये मुश्किल हर अच्छा जो काम होता है वो मुश्किल होता है। हर आसान जी, काम जो है ना, आप कहीं चले जाओ, आप चंद चंद रुपयों के लिए कुछ भी कर लो, आपको पैसा मिल जाएगा, सब कुछ मिल जाएगा, वो आसान काम है। मुश्किल काम जी, करने के लिए लग जाओ, तब जी। जाके आपको आपका मिसाल होगा। लैला लैला मजनू की मिसाल रहती है, हीर रांझा की मिसाल रहती है। वो मिसाल इसलिए होता है पागलपन क्योंकि जरूरी है, पागलपन जरूरी पागलपन है। चाहिए, और नहीं तो मुश्किल है थिएटर करना। मुश्किल इसलिए है कि आप फॉर एग्जांपल एनएसडी में जाते हैं, और कोई थिएटर करने के लिए जाते हैं, कोई पहले से ही मान के चलते हैं मैं फिल्मों में जाऊंगा, मैं एनएसडी ज्वाइन करूंगा। अरे क्या हम्म। हुआ भाई? आप थिएटर थिएटर को जी रहे हो और उसको लेकर के आप दूसरा काम कर रहे हो। इंसान एक काम करो, पहले एक बिल्कुल। काम में ताक हो जाओ आप। उस ताक होने से क्या होगा कि दूसरे जितने भी कलाएं आप समझ में आ जाएंगे आपको। जब हर जगह आप हाथ डालोगे, आप फिर हर फन मौला नहीं बन जाओगे, मुश्किल है। तो आप एक ही कश्ती में पाँव रखिए और उस कश्ती से पार हो जाइए, समंदर पार कर लीजिए आप। अब दो कश्ती में पाँव रखेंगे तो कहीं ना कहीं आप गिर जाओगे, तो यहाँ वहां का रहेगा ना, यहीं का रहेगा। लेकिन क्या करें, भी क्या करें, कहाँ जाएं? अब आपने अच्छा सवाल किया, जाएं तो कहाँ जाएं? चलो हमने एनएसडी किया, थिएटर किया, कहाँ जाएं? मैं हमेशा ये चाहता हूं कि मिनिस्टर ऑफ कल्चर को चाहिए कि एनएसडी पास आउट करके वो जाएं कहाँ? क्योंकि थिएटर वाले बन के निकलते हैं, वो मामूली बात नहीं है। एनएसडी ग्रेजुएट होना मामूली बात नहीं है। वो एक इंसान एक अच्छा कलाकार बना के छोड़ता है, और फिर वो जाएं कहाँ? बहुत जरूरी है, उनका कहीं ना कहीं जाना होगा ना। मैं ये गुजारिश करता हूँ अपने गवर्नमेंट से कि भारत के हर स्कूलों में थिएटर इन एजुकेशन का ये प्रोसेस होनी चाहिए। यस, यस। हर स्कूलों में थिएटर को पढ़ाना चाहिए, थिएटर इन एजुकेशन। एक्टर बनाने के लिए नहीं, एक्ट्रेस बनाने के लिए नहीं, बच्चों को जहनशीन करने के लिए, बच्चों के बॉडी स्पीच माइंड को डेवलप करने के लिए, एक अच्छा इंसान बनाने के लिए, एक काबिल तालिब इल्म बनाने के लिए थिएटर इन एजुकेशन का होना बहुत जरूरी। हर स्कूल के लिहाज से, कॉलेज के लिहाज से, यूनिवर्सिटी के लिहाज से, अगर आप हर जगह थिएटर इन एजुकेशन का ये थिएटर को आप सब्जेक्ट बना ले, तो कितने सारे आपको एक्सपर्ट चाहिए थिएटर। अब एनएसडी में तो फिर 25 की बजाय 50 स्टूडेंट को वो करना पड़ेगा, तब जाके थिएटर डेवलप होगा और इंसान डेवलप होगा। अब थिएटर डेवलप क्या होंगे बात। तो इंसान बनाते हैं ना हम, तो इंसान हर जगह इंसान होगा, नेक होगा, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं होगा। हमारे बुद्ध के उपदेश में एक धम्मपद में लिखा है, क्या लिखा है धम्मपद में? ये लिखा है एक जगह पे, दुश्मन का दुश्मन बनने से खत्म नहीं हो सकते झगड़े, बढ़ जाती है और लड़ाई, इससे दुश्मन सफाई। तो क्या झगड़े, बात। फसाद, तू मैं, ये वो हर जगह क्यों है? इसलिए कि हम इंसान नहीं बनाते स्कूलों के जरिए। एक एक
अशरफुल मखलूक़ात बना नहीं सकते। अगर वो बनाए तो हर जगह इंसान ही इंसान होंगे, एक नेक इंसान होंगे हर जगह, क्योंकि ये थिएटर वाले सिखा सकते हैं, डिसिप्लिन सिखा सकते हैं, पंक्चुअलिटी सिखा सकते हैं, सिंसियरिटी सिखा सकते हैं, करप्शन के बारे में, करप्ट ना हो ये सिखाते हैं। थिएटर ये चीज़ें सिखाते हैं एक अच्छा इंसान बनाने के लिए। अब आपके सवाल से मैं एक सवाल करता हूँ, जो आने वाले जनरेशन है वो बनना क्या चाहते हैं? क्या एक अच्छा या बुरा सियासतदान, या एक अच्छा या बुरा साइंसदान, या एक अच्छा या बुरा रहनुमा, या एक अच्छा या बुरा वालिदैन, या एक फिल्म कलाकार, एक फिल्मी हीरो हीरोइन, या एक मुकम्मल कलाकार, या एक अच्छा मुकम्मल रूहानी रहनुमा बनना क्या चाहते हो आप? वो आप सोचिए, गौर फरमाइए, अपने दिमाग पे जोर लगाइए, फिर आप इंस्पायर हो जाइए, किसी एक महात्मा से इंस्पायर हो जाइए, तब काम शुरू कीजिए। हम तो छोटे इंसान हैं, छोटे अदना एक आदमी हैं, हम क्या बोले, हम तो थिएटर करते रहेंगे मुश्किल हालातों में। शुरू में आपने कहा था लद्दाख में थिएटर करना, मुझे पता नहीं था काजल जी की मुझे एसएनए अवार्ड कैसे मिल गया। आपको मैं सही बताता हूँ, झूठ नहीं बोलता हूँ मैं, थिएटर वाले झूठ कभी नहीं बोलते। मुझे पता नहीं था, अब मुझे इसलिए पता चला कि अरे एसएन अवार्ड इट्स नॉट जोक, एक नेशनल अवार्ड है यार, मुझे क्यों मिल रहा है। तो बाद में ये पता चला कि यार तुम, जैसे आपने बोला, तू ये लड़का, ये आदमी जो है ना, वो लद्दाख के इतने हार्डशिप में थिएटर कर रहा है। 1971 से ये काम कर रहे थे ड्रामा में। उसके बाद एनएसडी पास आउट करने के बाद कहीं नहीं चला गया, यहीं पढ़ा रहा और थिएटर कर रहा है, शायद इसलिए मिला है। एक बार क्या हुआ था मैं आपको बताऊं, मैं हमारे यहाँ ऑडिटोरियम हुआ करता था छोटा सा, अभी मेरे पोलो ग्राउंड मेरे घर के सामने ही है वो उसमें कुछ नहीं, टॉयलेट नहीं, कुछ भी नहीं है उसमें, कुछ भी नहीं है उसमें, सिर्फ स्टेज है, लाइट वेट हमें सब कुछ लेके करना होता है ऑडिटोरियम में। चलो उसमें मैंने प्ले कर रहा था। तो एक बार एक प्ले करता हूँ तो किसी ने पूछा कि आप इसमें प्ले कैसे करते हो। मैंने कहा प्ले करता हूँ मैं इसमें करता हूँ। तो कहते इसमें टॉयलेट है नहीं। टॉयलेट नहीं है, हाँ टॉयलेट नहीं है, यहाँ कोई फैसिलिटीज नहीं है। मैं अपने कलाकारों से बोलता हूँ तुम लोग टॉयलेट वॉयलेट जो भी करना है घर जाके करके आओ, यहाँ कोई नहीं करना, प्ले खत्म होगी, तुम लोग कहीं दौड़ना है तो दौड़ लो, इस हालत में प्ले करते हो। अब एक बार वो ऑडिटोरियम में मैं वर्ल्ड थिएटर डे करता हूँ काजल जी। जब से मैं 1982 में आया तब से लद्दाख में हर साल मेगा इवेंट होता है हमारे ग्रुप का, लद्दाख थिएटर ऑर्गेनाइजेशन का वर्ल्ड थिएटर डे, बहुत बड़ा इवेंट होता है मेरा। तो वो एक बार वो करना था, सर्दियों में है, मार्च में ठंड होती है काफी, तो वो ऑडिटोरियम मुझे नहीं मिला, कहते कोई वीआईपी आने वाला है उसमें। तो हम तो थिएटर वाले हैं, करना ही करना है, कहीं भी करना है। तो ग्रुप के साथ मीटिंग की मैंने, क्या किया जाए यार, थिएटर करना ये लोग नहीं दे रहा है हमें, ऑडिटोरियम नहीं दे रहा। तो एक एक आर्टिस्ट ने राय दी, सर हम चलते हैं खरदोंगला। मैंने कहा क्या बात कर रहे हो यार, खरदोंगला कैसे जाएंगे, वहां तो बर्फ है, 18,500 फीट हाइट पे है, वर्ल्ड का हाईएस्ट मोटरेबल रोड है दुनिया का, वहां जाके प्ले करोगे। सर आप कहीं तो करेंगे। मैंने कहा चलो करेंगे, करते हैं। हमने टैक्सी बुक की, यही नंगसा उद्बुम जो मेरा फेवरेट प्ले है, फुल ड्रेस मेकअप यही ले में करवाया, गाड़ी में बच्चों को बैठाया, पूरे कास्ट सेट वेट उठाया, और जितने भी अपने पहचान के जो ऑडियंस है, थिएटर ऑडियंस है, उनके लिए बस किया, हम सब चल पड़े वहाँ खरदुंगला पे बर्फ पे सेट लगाया, और सेट लगा के हमने वहाँ प्ले किया। प्ले करके हमने वर्ल्ड थिएटर डे मनाया, झंडा गाड़ दिया वहाँ थिएटर। तो कहते हाँ इस तरह थिएटर करता हूँ, हाँ इस तरह थिएटर करता। जी जी। सर तो ये शायद इसलिए बहुत, जी 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 सर, इस तरह का थिएटर करना पड़ा काजल जी। तो इस तरह करता रहता हूँ, अभी भी करता हूँ, अभी भी कोई सहूलियत नहीं है, कुछ भी नहीं है। मैं अपने घर में एक ऑफिस खोल रखा था, अभी तो थोड़ा सा वहाँ जगह मिला है, थोड़ा सा पैसा भीख मांग मांग करके इधर से ला करके मैंने एक कमरा, बड़ा सा कमरा बनाया, उसमें रिहर्सल करता हूँ, उसमें मीटिंग करता हूँ। पहले मैं अपने घर में एक ऑफिस और रिहर्सल रूम दे करके यहीं फ्री में सिखाता था ग्रुप को। तो मेहनत कर रहा हूँ, लेकिन गवर्नमेंट को चाहिए कि थिएटर को तरजीह दें, इस थिएटर को हर स्कूलों में ले जाए, इसका जो है वो डेवलप किया जाए, ताकि थिएटर को डेवलप करने से जितने भी आर्ट्स है वो डेवलप हो जाएंगे, परफॉर्मिंग आर्ट्स डेवलप हो जाएंगे, विजुअल आर्ट्स डेवलप हो जाएंगे, फोक से लेकर क्लासिकल से लेकर सब कुछ डेवलप हो जाएंगे। और हम रूट में
अभी क्या करते थिएटर के नाम पे, लास्ट में ये बात कहूंगा, थिएटर के नाम पे आप बहुत ही डिपेंड हो जाते हो मैकेनिक पे, मैकेनिकल बन गए हो टेक्निकल आप, बहुत ही टेक्निकली आप कुछ भी कर लेते हो, वो थिएटर नहीं हुआ मेरे ख्याल में। नहीं थिएटर नहीं। कर नहीं, थिएटर करो तो उसमें लाइफ होनी चाहिए, सब कुछ यस। लाइफ है उसमें, आपके बैक स्टेज की सब लाइफ है, आपके म्यूजिक लाइफ है, आपके एक्टर लाइफ है, डायरेक्टर लाइफ है, ऑडियंस लाइफ है, सब लाइफ होनी चाहिए। सब कुछ आप निर्भर हो जाते हो, कंप्यूटर पे निर्भर हो जाते हो। अब थिएटर क्या कर रहा हो, गिमिक्स डाल रहा हो, ये कर रहा हो, उड़ा रहा हो, ये कर रहा हो, बिल्डिंग बना जलजला उठा रहा हो, ये थिएटर नहीं हुआ। अब थिएटर के नाम पे आप जो हमारे रूट है, उस रूट को खत्म कर रहे हो। थिएटर थिएटर वालों को भी चाहिए, गवर्नमेंट को चाहिए, हर किसी थिएटर लवर्स या आर्ट लवर्स को चाहिए, हम रूट को रूट को जिंदा रखो, रूट को पानी दे दो, इसको खाद दे दो, सिंचाई करो, तब जाके। मैं मिसाल देता हूँ, जब मैं बच्चों को पढ़ाता हूँ, हमारा कल्चर जो है वो एक पेड़ की तरह है, बहुत सुंदर पेड़ है, उसमें मेवे हैं, फूल हैं, सब कुछ है, और वो उसका जड़ जो है वो जुबान है। बिल्कुल। अब जुबान, जितने भी हमारी जुबान है, हमारी इंडिया तो इतने इंद्रधनुष की तरह है, कौस खज्जा की तरह है, इसमें क्या नहीं है हमारे देश में, रंग बिरंगे फूल की तरह लोग बसते हैं, मुख्तलिफ मसाइब के मानने वाले, मुख्तलिफ जात के, मुख्तलिफ जुबान के लोग, बोलने वाले लोग। और हमारे पास रेगिस्तान है, या जंगल है, खेत खलियां हैं, हमारे पास विशाल समंदर है, पहाड़ है, ग्लेशियर्स है, पता नहीं क्या क्या है। वो अनेकता में एकता होने की बात, ये हमारा कल्चर जो है वो बहुत रिच है, जो इंडियन कल्चर है, हजारों सालों से चला आ रहा है जो इंडियन कल्चर है, वो रूट को कोई, मतलब हमें वो रूट को देखना पड़ेगा। एक अक्लमंद ने कहा है, वो शख्स जिसको अपने माजी से, जो अपने माजी से वाकिफ ना हो, उसकी मिसाल वैसी है जैसे किसी हादसे में अपनी यादाश्त खो बैठे और लोगों से पूछता फिरे कि मेरा वजूद क्या है, मेरा नाम क्या है, मेरा पता क्या है, मैं कौन हूँ। ये हालत ना होनी चाहिए। लास्ट में ये कहूंगा कि हमें रूट की कदर करनी होगी। बहुत ही खूबसूरत बातें कही, खास तौर पे थिएटर को लेकर जो बात कही कि शिद्दत है थिएटर, बहुत खूबसूरत बातें कही। और जितने भी लोग हमारे साथ जुड़े हैं मैं उन सभी का शुक्रिया कहना चाहूंगी। और डिजिटल प्लेटफॉर्म पे जब हम काम करते हैं, डिजिटल प्लेटफॉर्म जब हम होते हैं तो नेटवर्क की समस्या तो आती है, और खास तौर पे जम्मू कश्मीर और लद्दाख में कहीं ना कहीं नेटवर्क की समस्या तो है, लेकिन इसके बावजूद इतना ग्रेट सेशन गया है। जी जी। जी हम आपको सुन पा रहे हैं। उत्सल जी हम आपको सुन पा रहे हैं, बट नेटवर्क मुझे लग रहा है कि चला गया है। तो काजल जी, जी 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 सर, हम जी आपकी मुझे सुन आवाज रहे आ हो? रही है। जी हम जी आपको सुन रहे हैं सर। जी। जी तो ये आने वाले जो हमारे मुस्तकबिल के हीरोज हैं, बच्चे हैं, उनको कहूंगा कि आप जी नेक काम जी करने की कोशिश कीजिए, एक नेक इंसान बनने की कोशिश कीजिए, कलाकार हो जी या जहाँ भी काम करना हो, यही मेरी दुआ है। जी जी जी। बहुत ही इंस्पिरेशनल सेशन रहा, और जी, खास तौर पे जो ये बात कही कि बर्फ पे नाटक करना, थिएटर शायद करना, और लद्दाख संपर्क में जैसी नहीं हूँ जगह। मैं आपके। नहीं, आपकी आवाज आ रही है हमको, आपकी बिल्कुल आवाज आ रही है, सिर्फ आपका चेहरा नहीं आ रहा, नेटवर्क का इशू हो सकता हाँ है, जी। लेकिन आपकी आवाज हमें बिल्कुल आ रही है। जी आप, अब आप हमें नजर भी आ रहे हैं, आप हमें नजर भी आ रहे हैं। आप जी आप हमें आया नजर आ हूँ रहे हैं। क्या? हेलो। हेलो। जी 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 आप नजर जी तो आ काजल रहे जी, हैं। जी आपका मुझे क्या लग रहा है नेटवर्क का कुछ इशू हो रहा है। शायद प्रॉब्लम है, कोई बात नहीं। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, हम लोग अब वाइंड अप ही कर रहे थे, लेकिन बहुत बहुत शुक्रिया कहना चाहूंगी आपको कि आपने इतना जी इंस्पिरेशनल और एनरिचिंग सेशन से हम सभी को नवाजा, और दिल से शुक्रिया कहना चाहूंगी। और इतनी आपने इंस्पिरेशनल बातें कही, और सबके लिए एक बहुत जितने भी हमारे साथ व्यूअर्स जुड़े हैं सभी ने इन सब बातों को, सभी के बहुत अच्छे अच्छे बहुत खूबसूरत कमेंट आए हैं। व्यूअर्स को शुक्रिया कहना चाहूंगी हमारे साथ जुड़ने के लिए, और उत्सल सर का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ रूबरू के इस मंच पर आने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया उत्सल सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मेरे जी और जितने भी हमारे साथ व्यूअर्स जुड़े हैं उनको एक बार फिर से शुक्रिया कहना चाहूंगी कि इतना अच्छा सेशन रहा। लास्ट में थोड़ा सा नेटवर्क का इशू हो गया था जिसकी वजह से
हम उनको देख नहीं पाए, लेकिन उनकी आवाज़ हमें बिल्कुल सही आ रही थी। और हम बस वाइंड अप ही कर रहे थे, और बस ये शुक्र है कि हम उनकी सारी बातें सुन पाए, और जो जितना भी उन्होंने हमें इंस्पिरेशनल चीज़ें बताई, वो हम सभी ने सुनी। एंड इट वाज़ रियली एन इंस्पिरेशनल सेशन। जितनी भी हमारे यहाँ शख्सियतें आती हैं, उनकी जर्नी जो इतनी इंस्पिरेशनल होती है, खासतौर पे यंग परफॉर्मर्स के लिए अपने आप में एक बहुत बड़ा सबक जिसे कह रहे हैं, एक तरह से उनके लिए एक इंस्पिरेशन है, खासतौर पर आज के माहौल, आज का जो माहौल है उस वक्त के लिए। और इतनी प्रेरक उनकी जिंदगी की जो दास्तान रही है, कला के क्षेत्र में उनका जो सफर रहा है, ये बहुत ही प्रेरक है। तो बहुत बहुत शुक्रिया, हमारे साथ जितने भी व्यूअर्स जुड़े हैं, मैं उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ। और ये जरूर कहना चाहूंगी कि कल शाम को, कल दोपहर में हमारे साथ 4 बजे होंगे जाने माने मीडिया एजुकेटर, दूरदर्शन से उनका गहरा संबंध रहा है, आकाशवाणी से गहरा संबंध रहा है, राइटर हैं, ड्रामा का एक नाटक का एक जाना माना नाम, श्रीनगर से ताल्लुक रखते हैं, राजेश कोल साहब हमारे साथ कल होंगे 4 बजे। तो कल शाम को एक बार फिर से हमारे साथ इस शख्सियत इस अंक में जुड़िएगा, और हमें प्रोत्साहन दीजिएगा। साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, और शुभ रात्रि सभी को कहती हूँ।